तुर्क भाषा में बाबर का मतलब होता है बाघ। जी हाँ दोस्तों, पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो आज की इस वीडियो में मैं विवेक पांडे बात करने वाला हूँ इतिहास के एक ऐसे राजा के बारे में, एक ऐसा बादशाह जिसे उसका साम्राज्य एक थाल में परोस कर मिला तो, लेकिन वह उस साम्राज्य को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाया। मतलब उसको अच्छी तरह से वो संभाल नहीं पाया, वह वहाँ का राजा नहीं बन पाया, या यूं कहें कि वे वहाँ के बादशाह नहीं बन पाए। तो इस पूरे वीडियो में मैं बाबर के बारे में पूरी उसकी जीवनी में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आगे। मैं हूँ विवेक पांडे और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1469 को उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उसके पिता का वंश जो तो मिर्जा था और माता की तरफ से वह चंगेज खान का वंशज था। तो आप सभी लोग समझ ही सकते हैं कि उस टाइम पे पूरे मंगोल में चंगेज खान का शासन था। अब मंगोल के साथ साथ चाइना, इधर भारत के शीर्ष से होते हुए उधर तिब्बत, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सभी जगह पे जो है तो मंगोलों का बोलबाला था। और कहीं भी अगर मंगोल नहीं पहुंच पाते तो वे अपनी जो है तो रिश्तेदारी, अपनी बहन बेटियां वहां जो तो ब्याह कर देते थे। जो मिर्जा मतलब बाबर की माँ इसका साक्षात उदाहरण है। अब जो है तो इन दोनों के मध्य अच्छे खासे रिलेशन हो गए थे चंगेज खान और उमर शेख मिर्जा के। मंगोलों का साम्राज्य अब जो है तो उज्बेकिस्तान तक था। तो अब बाबर को जो है तो ज़्यादा कुछ उसे प्रारंभ में अगर हम देखते हैं तो बाबर को अब कुछ ज़्यादा उसको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो चंगेज खान उसका जो तो नाना था और साथ ही साथ जो है तो उस मिर्जा जो उज्बेकिस्तान में एक बहुत ही अच्छा साम्राज्य था, वे वहाँ का अफकोर्स राजा बनने वाला था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा या शांत चल रहा हो तो किसी को देखा नहीं जाता। तो ऐसा कुछ बाबर के साथ भी हुआ। तो 11 वर्ष की आयु में बाबर के पिता की डेथ हो गई। जी हाँ दोस्तों, और बाबर बना राजा। मतलब उज्बेकिस्तान की गद्दी को बाबर ने संभाला 11 साल की आयु में। अब 11 साल का बच्चा क्या जाने राजपाट। तो बाबर को जो तो पैसे की तो कोई कमी पड़ी नहीं। प्रारंभ में उसकी दादी एहसान दौलत ने जो तो उसकी जो तो अपनी संपत्ति दी और जो तो मंगोलों से भी उसका अच्छा खासा रिलेशन था। लेकिन बाबर एक बहुत ही बदनसीब या बदनसीब ही बोल सकते हैं, एक बदनसीब शासक था। वे जहाँ जहाँ युद्ध जीतता वे वहाँ जो तो वहाँ विद्रोह चालू हो जाते, जैसे समरकंद। जी हाँ दोस्तों, तो उसके दौरान जीते गए सभी युद्धों और उसमें हो रहे जो है तो विद्रोहों को इस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। बाबर जो तो फरगना का राजा था। अब फरगना से आगे वो जैसे ही कदम बढ़ाता है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, वो समरकंद पे हमला करता है। तो समरकंद को तो जीत लिया। अब जैसे ही उसने समरकंद पे हमला किया और समरकंद को जीतने के बाद वो पुनः जो है तो उज्बेकिस्तान में जाता है, मतलब कि अपने फरगना में जाता है। तो समरकंद में विद्रोह चालू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बाबर बेचारा क्या करे, दोनों तरफ से फंस गया। अब इधर जो है तो फरगना में जो तो विद्रोह चालू है। अब फरगना को सुलझाने आया तो समरकंद को जैसे ही जीता था वहाँ विद्रोह चालू हो गया। अब इन दोनों में बिल्कुल आराम से मतलब शांति स्थापित करने के बाद वह गजनी में हमला करता है। और गजनी में जैसे ही हमला किया तो मतलब कि समरकंद और फरगना दोनों में जो है विद्रोह चालू हो गए। अब आप लोग समझ ही सकते होंगे उसकी पूरी तरह से दुविधा। तो बाबर जो है तो चारों तरफ से उसके सभी रास्ते बंद हो चुके थे। अब उसके पास ये सोच रहा था कि भाई अब रहा कहाँ जाए, उसके लिए अब रहने के लिए कोई प्लेस भी नहीं बचा था, है ना। चारों तरफ जो तो सब कब्जे हो गए थे। अब जो तो वो मजबूरी में हुआ जो तो भारत की तरफ दौड़ा। जब कोई रास्ता उसके पास नहीं बचा तो वो भारत की तरफ जो दौड़ा। और वो भारत पर आक्रमण करने से पहले वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि भारत में उसका दाना पानी बहुत दिन का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसको बाबर को बहुत ही अच्छे से उसको मालूम था कि भारत एक ऐसी जगह है जो विदेशियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन अब जो तो उसके पास कोई राज्य नहीं था। बिना राज्य का राजा नथिंग के बराबर होता है। तो अब राजा को एक राज्य चाहिए था।
तो राज्य की तलाश में हुआ जो तो भारत की ओर दौड़ा। भारत का सबसे पहले 1519 में, जी हाँ दोस्तों 1519, ना कि मैं 1526 की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ ये पता रहता है कि बाबर की पहली लड़ाई जो है तो 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई थी, लेकिन वो बाबर की 5वीं लड़ाई थी। पहली लड़ाई थी वह उसकी 1519 में, जो तो भेरा का किला जीता। अब ये सब एरिया जो तो आपको वही पाकिस्तान के साइड है, मतलब कि सिंध का एरिया है, ठीक है। अब उस टाइम पे भारत पे जो था समकालीन राजा कौन था? ऑफकोर्स जो है तो लोधी वंश वहाँ पे चल रहा था, इब्राहिम लोधी, है ना। तो वही सब जो तो वहाँ के राजा थे, लोधी वंश का शासक था। और कौन था? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के दरबार में आलम खान, दौलत खान और राणा सांगा ये जो तो विराजमान थे, और इन्होंने ही जो तो भारत में बाबर को आक्रमण करने के लिए न्योता दिया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने राणा सांगा, आलम खान और दौलत खान ने किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। फिर क्या था? 1526 में पानीपत के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं सज गई। एक तरफ बाबर मतलब बेघर बाबर, और दूसरे तरफ जो है तो राणा सांगा, इब्राहिम लोधी, दौलत खान, आलम खान। लेकिन इब्राहिम लोधी इस जंग में अकेला था, वो तो आप लोगों को पता ही है। फिर क्या था? रिजल्ट तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है, जो है तो बाबर ही युद्ध जीता। लेकिन इस युद्ध में बाबर ने 2 नई टेक्निक का प्रयोग किया। जी हाँ दोस्तों, तुगलमा नीति का। रूमी पद्धति। रूमी पद्धति मतलब रूमी पद्धति से उसने जो है तो तोपें चलाई थी, ठीक है। और तुगलमा नीति से जो है तो वो आक्रमण किया था, अपनी सेनाओं को सजाया था। वे मेथड जो बाबर ने यूज किया मैंने स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे से बनाया है, आप लोग इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा जो है तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को अपने युद्ध में जो है घसीट लिया और चारों तरफ से घेर कर उसको हराया और जो है तो युद्ध को जीता। दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी ही एक ऐसा पहला शासक था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया। नहीं तो कोई जो है तो लकड़ी के महल में दब के मर गया, तो किसी को किसी के सेनापति ने मार दिया, है ना, ये सब चलता गया। लेकिन इब्राहिम लोधी एक ऐसा पहला शासक था जो है तो युद्ध के मैदान में हारा और मारा गया। फिर क्या था? बाबर जीत गया, 1526 की लड़ाई खत्म। अब राणा सांगा, दौलत खान और आलम खान ने बाबर से कहा कि ठीक है, लाओ अब हमारा राज्य वापस लाओ, अब तुम लौट जाओ अपने, चाहे भेरा में जाओ, चाहे उज्बेकिस्तान में जाओ, चाहे समरकंद में जाओ। अब बाबर भी सोचा कि क्या मैं पागल हूँ, इतनी मेहनत क्या सिर्फ इसलिए लौट जाने के लिए? हाँ, बाबर कोई बेवकूफ़ तो था नहीं, न उसके पास राज्य था, कुछ था। अब किसी भी तरह वो दिल्ली जीता है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली जीता है किसी तरह। अब छोड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। वह दिल्ली का राजा बन गया। अब जैसे वह राजा बना तो आलम खान, दौलत खान, राणा सांगा ने भी जो है तो युद्ध का आरंभ कर दिया। खानवा का युद्ध 1527, राणा सांगा, आलम खान, दौलत खान वर्सेस बाबर। इसमें क्या था? रिजल्ट तो आप सबके सामने था। जो है तो बाबर की तोप के आगे कौन टिक सकता था उस टाइम पे? तब कोस बाबर जीता। दौलत खान और आलम खान ये युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गए, लेकिन बाबर जो है तो उनका पीछा छोड़ने वाला था नहीं। 1527 के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से एक और जो है तो शासक युद्ध लड़ रहा था बाबर के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, मैं मेदिनी राय की ही बात कर रहा हूँ। इस सब का खामियाजा भी उसे अगले साल 1528 में भुगतना पड़ा। और फिर क्या था? 1529 में खानवा के युद्ध, बाबर वर्सेस अफगान। तो अफगानों की वो लास्ट शाखा थी, वो अंतिम शाखा थी जिसे बाबर ने समाप्त किया। लेकिन कहते हैं कि उस युद्ध के बाद भी बहुत सारी शाखाएं जो तो बच गई थी, जो आगे चल के शेर शाह सूरी जैसे शासकों के बीच जो तो आया और अकबर के साथ भी उनका युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम लड़ाई होने के बाद बाबर ने मतलब यह युद्ध जीतने के बाद बाबर बहुत खुश था। वो यहाँ तक खुश था कि उसने चांदी के सिक्के बनवाए, उसको बंटवाए, जिस कारण उसको कलंदर कहा जाने लगा। किसको? बाबर को। अब 1526 का युद्ध जीतने के बाद अब जब राणा सांगा, मेदिनी राय, आलम खान, दौलत खान ये सब जब एक साइड हो गया और बाबर अकेला, तब बाबर को लगने लगा था कि अब जो है तो भारत से अब हमारी हार पक्की है, अब हम फिर से बेघर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाबर ने जो तो दृढ़ संकल्प लिया, सैनिकों से वो तमगा कर लेता था 1526 तक, लेकिन 1527 के बाद वह इसे खत्म कर दिया। वो भी किस लिए? इस जीत की खुशी में।
लेकिन जीतने से पहले उसने बहुत सारे ऐसे जोधक काम किए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सैनिकों को शराब पीने से रोक दिया कि आप लोग शराब नहीं पिएंगे, आपको पूरे होशो हवास में रहना है और होशो हवास से लड़ना है। और पहली बार बाबर ने जो जिहाद शब्द का प्रयोग किया, जिहाद शब्द का मतलब कि तुम्हें लड़ना है अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये होता है जिहाद। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किया था 1527 के युद्ध को जीतने के लिए। और फिर क्या था, सैनिकों का मोटिवेशन जो तो हाई लेवल पे था, बाबर ने युद्ध जीत लिया। बाबर जो है तो अब पूरी तरह से मन बना लिया था कि अब उसे भारत में ही रहना है। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि बाबर एक बहुत ही बदनसीब जो है तो राजा था। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर ने जाते जाते भारत को बहुत कुछ देकर गया, जैसे मोइबियान शैली, चार बाग शैली। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने आगरा में 4 आराम बाग का निर्माण कराया और मरने के बाद उसे यही दफनाया गया। लेकिन बाबर का प्रिय शहर काबुल था, वो काबुल को बहुत चाहता था। चार बाग शैली और मोइबियान शैली का मतलब होता है कि जैसे कि मोइबियान शैली की हम बात करें, उसमें जो होता नहरों से पानी सीधा बागों में आता था, पाइप के माध्यम से या नाली के माध्यम से। इसमें कोई बागों को सींचता नहीं था, या ऑलरेडी पानी बागों तक आ जाता था, एक एक पेड़ के पास पानी पहुंच जाता था नाली के माध्यम से। इसको जो है इसकी खोज बाबर ने की भारत में। लेकिन अब जब अकबर आए, मतलब कि इसके बाद जो तो हुमायूं आया, हुमायूं बाद फिर जब जैसे ही अकबर का जन्म हुआ, तो अकबर के जन्म होने के बाद जो बाबरनामा लिखा जो है तो अबू फजल ने जो है तो उसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया। अकबर ने उसे फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फिर जाके अकबर को पता चला कि बाबर जो तो काबुल में दफनाना चाहता था अपने आप को, मतलब उसका प्रिय शहर काबुल था। फिर उसने क्या किया कि आराम बाग से बाबर की अस्थियों को फिर से निकाला, ले जाके काबुल में दफना दिया। जी हाँ दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र थे, कहरान, हिंडाल, अस्कर, हुमायूं। बाबर के पास धन की कमी हुई। अब इसके बाद जो तो हुमायूं को क्या कोई संकट सहने पड़े, क्या हुमायूं जो है तो अब एक अच्छा शासक बन पाया, तो इन सभी के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक वीडियो बाबर के बारे में तक था। तो मैं हूं विवेक पांडे और मिलता हूं आपसे भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।